एक कटोरा सूप और हान फेई की किस्मत बदल गई। अब बारी है स्पिरिचुअल हेरिटेज टेस्ट की, जहां हर बच्चा एक मछुआरा बन सकता है या बन सकता है हीरो। लेकिन क्या हान फेई की टूटी हुई स्पिरिचुअल हेरिटेज उसे बचा पाएगी? सब्सक्राइब करो, कहानी अब असली मोड़ ले रही है। खेल के मैदान पर हर कोई अपनी आंखों के सामने फूटती बैंगनी रोशनी को अविश्वास से देख रहा था। टांगे स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 7। ऐसा नहीं था कि शिक्षक ये स्तर घोषित नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को लेवल 7 स्पिरिचुअल हेरिटेज प्राप्त करते देख वह इतना स्तब्ध था कि बोलते हुए भी हकलाने लगा। शिक्षक ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी लोग, बाकी शिक्षक, गांव का मुखिया, सब चुप थे। हुकुन, जिसने अभी अभी परीक्षा में चमकती पीली रोशनी दिखाई थी, वह भी हक्का बक्का रह गया। वह बस अपने रिजल्ट की घोषणा करना चाहता था, लेकिन तभी टांगे का परिणाम आ गया। अब वह क्या कहता? तुम टांगे हो? टांगे ने थोड़े भ्रम में सिर हिलाया। फांगजे इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसका चेहरा मानो फटने ही वाला था। उत्साह से भरे हुए उसने टांगे के कंधे पर जोर से थपकी दी। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। फिर फांगजे ने गांव के मुखिया की ओर देखा। हेवनली वाटर विलेज को इस प्रतिभा को पालने के लिए इनाम मिलेगा। आज से सभी संसाधनों की आपूर्ति दोगुनी कर दी जाएगी। गांव के मुखिया को एक स्पिरिट एसेंशन पिल, एक ब्लड कोरल पोल, एक क्रिम्सन सी फ्रूट दिया जाएगा। उत्साह में फांगजे ऐसे नाम बोल रहा था जो वहाँ मौजूद किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। गांव का मुखिया तो लगभग बेहोश ही हो गया। हान फेई, जो देख रहा था कि टांगे को ले जाया जा रहा है, उसके लिए खुश था। जोश में गांव का मुखिया चिल्लाया, परीक्षा जारी रखो। हुकुन स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 3 हाई क्वालिटी। जब हेवनली टैलेंट्स की परीक्षा पूरी हुई तो परिणाम भयावह हो गए। जिनकी स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1 लो क्वालिटी की थी, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसका मतलब था कि वे जीवन भर अधिकतम लेवल 6 के मछुआरे बन सकते थे। हे शियाओयू ने कहा, अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1 हाई क्वालिटी से बेहतर नहीं है, तो तुम कभी भी फिशिंग मास्टर नहीं बन सकते। चलो, अब हमारी बारी है। हान फेई को तब कुछ समझ में आया जब उसने हे शियाओयू से निकली चमकदार पीली रोशनी देखी। जिनके पास पीली रोशनी होती है, वे अधिकतम लेवल 4 तक ही होते हैं, जैसा उसने सोचा था। शिक्षक ने घोषणा की, हे शियाओयू, स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 3 हाई क्वालिटी। हे शियाओयू के पिता बहुत उत्साहित थे। उनकी बेटी 1000 स्टूडेंट्स में टॉप 5 में आई थी। वे संतोष में लगभग जोर से हंस ही पड़े। हान फेई चुपचाप आगे बढ़ा। वांग जिए ने उसे देखा और कहा, अपना हाथ मापने वाले पत्थर पर रखो और उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालो। यह एक आसान प्रक्रिया थी। हान फेई ने देखा कि पत्थर हल्की सी चमक दे रहा था। वांग जिए थोड़ा चौंकते हुए बोले, हान फेई, स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1 हाई क्वालिटी। रिजल्ट इतना सामान्य था कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वांग जिए को यह असामान्य इसलिए लगा क्योंकि उन्हें लगा था कि हान फेई का स्तर लेवल 1 लो क्वालिटी होगा, वरना उसकी प्रगति इतनी धीमी क्यों होती। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पत्थर पर एक काली लकीर थी। वह पत्थर से अलग पहचानना मुश्किल था। वांग जिए ने नहीं देखा, लेकिन हान फेई ने उसे देख लिया। हान फेई ने अपना हाथ पीछे खींचा। सर, लेवल 4 स्पिरिचुअल हेरिटेज का रंग क्या होता है? वांग जिए ने लापरवाही से जवाब दिया, नीला। अगला। हान फेई भ्रम में लौट आया। लेवल 4 से नीचे पीला, लेवल 4 से 6 नीला, लेवल 7 से ऊपर बैंगनी। तो काले रंग का क्या मतलब था? हान फेई, चिंता मत करो, अभी भी उम्मीद है। भले ही तुम मुझसे नहीं टिकते, पर फिर भी बहुतों से बेहतर हो। कल्टिवेटिंग ग्राउंड में हे शियाओयू ने कहा, तुम्हें और फुर्तीला होना पड़ेगा। तुम्हारा लड़ाई का तरीका बहुत ज्यादा आक्रामक है।
हमें तकनीक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर तुम हथियार में स्पिरिचुअल एनर्जी भर दो तो कुछ वारों के बाद तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हान फेई रुक गया। हम हथियार में स्पिरिचुअल एनर्जी भर सकते हैं, हे शियाओयू ने कहा। बिल्कुल, लेकिन हम अपने अभ्यास में स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग नहीं करते। वह बहुत कीमती होती है। फिर भी मछली पालन में कभी भी संकट आ सकता है, इसलिए तुम्हें हथियार में स्पिरिचुअल एनर्जी भरनी चाहिए और हर बिंदु का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। हान फेई को आश्चर्य हुआ और उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ी और बातें पूछी। अब हे शियाओयू के पास 142 पॉइंट्स थे। थियोरेटिकली कोई भी 140 पॉइंट्स पार करके लेवल 7 फिशर बन सकता है, पर कुछ लोग जानबूझकर लेवल 6 की चरम सीमा तक अभ्यास करते हैं। कहा जाता है कि गांव के सबसे बेहतरीन लोग 159 पॉइंट्स तक पहुंचते हैं, जबकि शहरों के प्रतिभाशाली लोग 179 पॉइंट्स तक। हान फेई का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम पक्के हो कि लेवल 6 पर तुम्हारे पास 120 पॉइंट्स होने चाहिए? हे शियाओयू ने कहा। बिल्कुल, लेवल 6 का स्टैंडर्ड है 120 पॉइंट्स। हान फेई सोच में पड़ गया। उसके 119 पॉइंट्स का क्या मतलब था? जब उसने डेमन प्योरिफिकेशन पॉट की जांच की तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की अधिकतम सीमा अब 121 हो गई थी। हान फेई को अजीब लगा, ये 2 पॉइंट्स कैसे बढ़ गए? क्या यह उन 2 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप की वजह से हुआ, या उसने उस सूप से अपने शरीर को निखारा था? इसलिए यह सोचते हुए हान फेई मुस्कुराया। हे शियाओयू, क्या मैं तुम्हारी बांस की रॉड उधार ले सकता हूँ? हे शियाओयू ने कहा। तुम फिर से लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हान फेई ने कहा। सुनो, मैं हर बार उधार लेने पर तुम्हें 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप दूंगा। ये सौदा कैसा रहेगा? हे शियाओयू लालच में आ गई थी। अभी अभी उसने 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप दी थी और अब हान फेई कह रहा था कि अगर वो उसे अपनी बांस की छड़ी उधार दे दे तो वो 1 और कटोरी देगा। उसे लगा कि हान फेई मूर्ख है। वो पहले से ही उस पर क्रिम्सन सी फ्रूट का कर्जदार है और उसने असल में कोई सूप गवाया नहीं था। कितना चालाक दिमाग है उसका। दूसरी तरफ हान फेई पूरे एटीट्यूड के साथ बांस की छड़ी लेकर चला गया। 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप मतलब 1 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी। इससे तेज तरक्की का और कोई रास्ता हो सकता है क्या? हान फेई ने क्लास 1 के ट्रेनिंग ग्राउंड का दरवाजा ठोकर मार के खोला। क्लास 1 के स्टूडेंट्स की आंखें आग बबूला हो गईं। फिर आ गया तू। लगता है तुझे मार नहीं पड़ी अभी तक। हुकुन बोला। हान फेई, अब क्या चाहिए तुझे? हान फेई बोला, कुछ नहीं। आज मुझे ब्रेक थ्रू मिला है तो मैं ड्यूअल करने आया हूँ। फिर उसने ऐलान किया, जो भी मुझे हरा देगा ये बांस की छड़ी उसी की होगी। ये लेवल 1 फिशरी के तल से निकाली गई है और इसकी कीमत 10 मिड क्वालिटी मोतियों से कम नहीं। क्या कहते हो? हे शियाओयू घबरा गई। उसने हान फेई को पीछे खींचा। ये मेरी है। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे अगर ये खो गई। तभी एक लड़का कूद पड़ा। चल शुरू कर। तू तो बड़ा अकड़ू बन गया है, लेवल 4 का कबाड़ा। हान फेई, अब ये छड़ी मेरी है। आइलैंड पर कम ही लोगों के पास बांस की छड़ी होती थी। ज्यादातर ये फिशिंग मास्टर्स के पास होती। हे शियाओयू को भी उसके पापा ने प्यार में दी थी। सीधा छीन नहीं सकते थे, लेकिन ड्यूअल जीत कर ले सकते थे। उनके हाथ चमकने लगे, जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने का संकेत था। हान फेई, अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। हान फेई बोला, मैं पीछे हट नहीं रहा, लेकिन अगर मैं हार गया तो छड़ी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम हारे तो? लड़का बोला, तो मेरी लोहे की छड़ी ले लेना। हान फेई बोला, ऐसा करते हैं। अगर मैं जीत गया तो मुझे 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप देना होगा। लड़के ने सोचा, कोई बड़ी बात नहीं, सूप तो हर 5 दिन में फ्री मिलती है। ठीक है, मंजूर। वो लड़का काफी एक्साइटेड था। उसे लगा छड़ी उसकी ही है। उसने हान फेई पर जोरदार वार किया।
लेकिन हान फेई ने भी उतनी ही ताकत से बांस की छड़ी चलाई, चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए। धड़ाम! दोनों छड़ियों के टकराने से ऐसी धमाका हुआ कि लड़का उड़कर गिरा। उसकी छड़ी टूट गई, हाथ कांपने लगे और खून बहने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हु कुन, लू लिंगजी और हे शियाओयू हक्के बक्के रह गए। एक ही वार में वो गिर गया। हान फेई मुस्कुराया, तुम्हें लगा मैं सच में लेवल 4 हूँ? अगर मैं नॉर्मल होता तो तुम्हें क्यों चुनौती देता? उसे ये देखकर हैरानी हुई कि एक वार में 8 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हुए, यानी एक येलो फिश। लेकिन उसने सूप जीत लिया था, जिसका मतलब था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोरेज 1 पॉइंट बढ़ सकती है। बढ़िया सौदा। हान फेई चिल्लाया, अगला कौन है? कुछ लोगों का हौसला टूट गया, लेकिन बांस की छड़ी अब भी बहुत लुभा रही थी। एक और लड़का सामने आया, लेकिन कुछ कहता इससे पहले ही हान फेई ने हमला बोल दिया। धमाकेदार क्लैश हुआ, दोनों का चेहरा फीका पड़ गया। लेकिन हान फेई ने एक बार फिर पूरी ताकत से बांस की छड़ी घुमाई। सामने वाला दीवार से जा टकराया, खून उगलते हुए गिर पड़ा। अगला! हे शियाओयू दंग रह गई। ये लड़का इतनी जल्दी सीख कैसे गया? ये सच में बेकार था। हु कुन परेशान हो गया। उसे लगा था वो एंजल की नजर में आएगा, लेकिन अब टैंग जी ने सारी लाइमलाइट ले ली थी। अब ये कबाड़ा भी उसे पीछे छोड़ देगा। उसने अपने दोस्त को इशारा किया, हान फेई, अगर तू ड्यूअल कर रहा है तो सबके लिए खुलेगा ना? मैं वांग मिंग, एक लेवल 5 फिशर हूँ, और मैं भी स्वीपिंग स्टिक चलाता हूँ। हिम्मत है तो लड़ ले मुझसे। हान फेई बोला, बिल्कुल, लेकिन तेरी लेवल मुझसे ऊपर है, तो दाव में 2 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप लगेगी। ठीक है, मंजूर। जंग तेजी से शुरू हुई। हान फेई डरा नहीं। उसी पैटर्न पर हमला, स्विंग, घुसपैठ, 3 जबरदस्त हमले। सामने वाला चौंक गया। इतना स्पिरिचुअल एनर्जी इस लड़के के पास है कैसे? क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। हर वार पर सबकी आंखें झपक गईं। ये लड़का थकता क्यों नहीं? धड़ाम! सामने वाला फिर हवा में उड़ गया। हांफते हुए हान फेई बोला, अगला। और है कोई? 7 बार लगातार उसने स्वीपिंग अटैक चलाया। सामने वाला बचने का मौका भी ना पा सका। सब लोग दंग रह गए। हान फेई ने लेवल 5 फिशर को हरा दिया। हे शियाओयू ने उसकी बाजू खींची, रुको, अब और नहीं, तुम हार जाओगे। हान फेई हंसा, मेरी सूप कहाँ है? 4 कटोरियां अभी तक आई नहीं। सबको समझ आ गया कि हान फेई थक गया है, लेकिन सूप पीकर भी फौरन एनर्जी वापस नहीं आती। कुछ मिनट बाद सूप आ गया। छात्रों के चेहरे उतर गए। इतनी आसानी से 4 कटोरी सूप हार गए। हान फेई ने 1 कटोरी हे शियाओयू को दी। अब बराबर हो गया। बाकी 3 कटोरियां उसने खुद गटक ली। गहरी सांस ली। अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 300 पॉइंट हो गई थी। मस्त सौदा। हान फेई चिल्लाया, लगता है अब मैं एक बिग मीट टर्टल भी मार सकता हूँ। अगला कौन? किसी ने शंका से कहा, ये नौटंकी कर रहा है, इसे गिरा दो। हान फेई उस पर छड़ी लेकर झपटा। लड़का घबरा गया। मैंने कब कहा मैं लड़ना चाहता हूँ? धड़ाम! टक्कर हुई। उसकी छड़ी टूटी और वो खून उगलता जमीन पर गिरा। बेशर्मी है, कब कहा उसने कि वो तुझसे लड़ेगा? हान फेई बोला, उसने कहा था मुझे गिरा दो, मतलब ये ड्यूअल का ऐलान है। मुझे क्या पता था वो इतना कमजोर निकलेगा। बस बहुत हो गया। हुकुन आगे आया, हान फेई, ये सब क्या हो रहा है? हान फेई ने एक योजना सोच रखी थी। वह मुस्कराया और बोला, आज से जिन्होंने मुझे पहले तंग किया है, उन सब का हिसाब चुकता होगा। लेकिन अगर वो लोग मुझे खुद ही 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप दे दें, तो पुरानी बातें भूल जाऊंगा। हुकुन भी हान फेई को पीटना चाहता था, लेकिन जानता था कि अगर वह आगे आया तो बहुत बुरा लगेगा। उसे खुद को रोकना पड़ा।
हान फेई मुड़ा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, तुम लोग बहुत कमजोर हो। तुम में से कोई भी मेरे लायक नहीं। यहाँ तक कि हे शियाओयू भी उलझन में पड़ गई थी। आज का हान फेई बिल्कुल अलग था। पिछले 4 सालों में उसने जो हान फेई देखा था, ये उससे बिल्कुल अलग था। वह जानती थी कि टांग गे उसे क्यों बचाता था, लेकिन क्या वाकई हान फेई जाग चुका था? और अगर हाँ, तो वह इतना हिंसक क्यों हो गया था? असल में हान फेई बिल्कुल भी हिंसक नहीं था। वह तो बस स्वॉलोड स्पिरिट सूप खाने का बहाना बना रहा था। अगर एक कटोरी सूप से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की सीमा 1 पॉइंट बढ़ती है, तो सोचो अगर वो 100 कटोरी पी जाए तो वो अपराजेय हो जाएगा। क्लास 2 के ट्रेनिंग ग्राउंड में धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। हान फेई ने ऐलान किया, सुनो सब लोग, एक डील करते हैं। ये बांस की छड़ी मेरी सबसे कीमती चीज है। जो मुझे हरा दे उसे ये मिल जाएगी। और अगर हार गए तो बस 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप दे देना। जैसे पहले हुआ था वैसे ही फिर से हंसी उड़ने लगी। 10 मिनट बाद सभी जमीन पर पड़े थे और हान फेई के सामने कुछ कटोरियां स्वॉलोड स्पिरिट सूप रखी थीं। हान फेई ने हे शियाओयू की तरफ देखा जो अब भी हैरान थी और बोला, एक और कटोरी चाहिए क्या? तेरी छड़ी के किराए की जो बात की थी वो तो अब बहुत छोटी लग रही है। आधे दिन में ही हान फेई मशहूर हो गया। एक बेकार लड़के ने न सिर्फ अपने लेवल के सभी लोगों को हरा दिया, बल्कि कुछ उससे ऊंचे लेवल वालों को भी हरा दिया। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। फैकल्टी की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें लेवल 3 स्पिरिचुअल हेरिटेज वाले प्रतिभाशाली छात्रों की व्यवस्था पर बात हो रही थी। तभी एक इंटर्न टीचर दौड़ता हुआ आया, मास्टर वांग जिए, मुझे लगता है आपको एक समस्या संभालनी पड़ेगी। वांग जिए चौंके, क्या हुआ? इंटर्न टीचर बोला, आपकी क्लास का हान फेई कैंपस में लड़ाई कर रहा है। वांग जिए हंस पड़ा, हान फेई? किससे लड़ रहा है वो? मिस्टर झेंग, स्टूडेंट्स का आपस में प्रैक्टिस करना कोई नई बात नहीं है, वरना वो ग्रीन हाउस के फूल बन जाएंगे। इंटर्न टीचर कड़वी मुस्कान लिए बोला, ये प्रैक्टिस नहीं था, वो तो अपने पूरे ग्रेड को हरा चुका है। अब तो वह ऊंचे लेवल वालों को चुनौती दे रहा है। सभी मास्टर्स चौंक गए। क्या? उसने पूरे ग्रेड को हरा दिया और अब ऊंचे लेवल वालों को चुनौती दे रहा है? वांग जिए ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मेरी क्लास वाले हान फेई की ही बात कर रहे हो? इंटर्न बोला, क्या हमारे स्कूल में 2 हान फेई हैं? जब टीचर्स वहां पहुंचे तो हान फेई एक क्लास से चिल्ला रहा था, लड़ोगे या नहीं? ये बांस की छड़ी 10 मिड क्वालिटी मोतियों में बिक सकती है और तुम्हें सिर्फ 1 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप देनी है। लेकिन उसके लेवल के सारे एक्सपर्ट्स ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हान फेई बोला, डरपोकों की फौज हो तुम लोग। ठीक है, लेकिन जिसने भी मुझे पहले तंग किया है, 3 दिन में अपनी स्वॉलोड स्पिरिट सूप मुझे दे देना, वरना मेरी छड़ी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। किसी ने गुस्से में कहा, मैं लड़ूंगा। हान फेई बोला, ये नहीं चलेगा, तू लेवल 6 है और मैं अभी सिर्फ लेवल 4। गुस्से में आकर लड़का चिल्लाया, मुझे तेरी छड़ी नहीं चाहिए। अगर तू जीत गया तो मैं तुझे 4 कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप दूंगा। ठीक है, डील पक्की। हान फेई दरअसल यही जानना चाहता था कि वह लेवल 6 फिशर से कितना पीछे है। अब उसे एक मौका मिल गया था। हे शियाओयू बोली, हान फेई, तू पागल हो गया है क्या? वो लेवल 6 है। कुछ सूप के लिए अपनी नींव मत बिगाड़। हान फेई गंभीरता से बोला, क्या मैं ये सब सूप के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो खुद को निखार रहा हूँ। मजबूत शरीर होगा तो ही समुद्र में जिंदा रह पाऊंगा। हे शियाओयू ने आंखें झपकाईं। उसे लगा हान फेई उसे बेवकूफ बना रहा है। साफ दिख रहा था कि वो सूप के लिए ही सब कर रहा है। एक मेंटोर बोला, वो मेरी क्लास का चिन गुआंग है। उसका स्पिरिचुअल हेरिटेज टेस्ट में लेवल 2 हाई क्वालिटी था। हान फेई उससे लड़ रहा है। वांग जिए खुद भी चकरा गया। क्या हान फेई लेवल 2 फिशर नहीं था? वह लेवल 6 से कैसे लड़ सकता है?
तभी किसी और टीचर ने बताया कि हान फेई अब लेवल 4 पर पहुंच गया है। अब तक टीचर्स बातचीत ही कर रहे थे कि हान फेई और चिन गुआंग की लड़ाई शुरू हो गई। उनके बीच स्पिरिचुअल एनर्जी की बिजली दौड़ने लगी। बांस की छड़ी और लोहे की छड़ी में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। हान फेई ने बस सीधे हमला किया। स्पिरिचुअल एनर्जी बांस की छड़ी में बह रही थी। जब सामने वाले की रक्षा नहीं टूटी तो उसने स्वीपिंग अटैक शुरू कर दिया। कुछ हमलों के बाद वह फिर से स्मैशिंग मोड में आ गया। चिन गुआंग के पास कई स्किल्स थीं, लेकिन वह हान फेई के बिना रुके एनर्जी उड़ेलने के आगे टिक नहीं पाया। हर फिशर के पास सीमित एनर्जी होती है। उसके 136 पॉइंट्स पूरे हान फेई के हमलों को रोकने में खत्म हो गए। अब वो क्या लड़ता? हान फेई के 16वें वार के बाद चिन गुआंग की छड़ी उड़ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक लेवल 4 लड़के से कैसे हार गया। क्या उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है? सिर्फ चिन गुआंग ही नहीं, सभी फिशिंग मास्टर्स भी दंग रह गए। एक लेवल 4 फिशर के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकती है? हान फेई ने कुल 16 वार किए। अगर हर बार 8 पॉइंट्स लगे हों तो ये 128 पॉइंट्स हुए, जो लेवल 6 की क्षमता है, न कि लेवल 4 की। इधर हान फेई ने सूप उठाई और एक और कटोरी गटक ली। अब वह और अच्छा महसूस कर रहा था। उसे साफ पता था कि लेवल 6 और लेवल 4 में कितना फर्क है। उसका विरोधी उससे ज्यादा मजबूत था। अगर चिन गुआंग ने रक्षा छोड़कर हमला किया होता तो नतीजा शायद बदल सकता था। हान फेई बोला, हे शियाओ यू, एक कटोरी पी ले मेरे लिए, मैं तो भर गया हूँ। हे शियाओ यू लगभग रो पड़ी, मैं भी भर गई हूँ, 13 कटोरियाँ पी चुकी हूँ। एक मिडिल एज फिशिंग मास्टर को अजीब लगा, उसकी बेटी इसमें शामिल कैसे हो गई? और हान फेई की बांस की छड़ी उसकी बेटी की जैसी क्यों लग रही है? बाकी फिशिंग मास्टर्स भी चुप थे। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई इतनी सारी सूप पी जाए। हान फेई ने कितनी कटोरियाँ पी ली थीं? असल में अब स्वॉलोड स्पिरिट सूप हान फेई के लिए कोई काम की नहीं थी। उसे तब समझ आया जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की सीमा 139 पॉइंट पर अटक गई। लेकिन वह लड़ाइयाँ जारी रख सकता था, क्योंकि भले ही क्षमता न बढ़े, सूप उसे फिर से एनर्जी भरने में मदद कर सकती थी। भीड़ में से एक छात्र चिल्लाया, हान फेई, तू 30 से ज्यादा कटोरियाँ पी चुका है, तुझे पेशाब नहीं आ रही क्या? हान फेई डकार लेकर बोला, अभी रोक कर रखूंगा। अगला कौन है? अचानक एक तेज आवाज आई, हान फेई। हान फेई पीछे देखे बिना बोला, एक समय में एक ही। अभी तो इस क्लास से निपट रहा हूँ, जल्दी मत करो। कितनी और क्लासेस से लड़ने का इरादा है तेरा? हान फेई मुड़ा और देखा, वहाँ वांग जिए और बाकी टीचर्स खड़े थे। आंखें घुमाकर हान फेई बोला, मास्टर, मुझे पेशाब करनी है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तू रुक सकता है, कहीं नहीं जा रहा। हे शियाओ यू तुरंत बोली, हान फेई, मेरी छड़ी। हान फेई को समझ आ गया कि अब लड़ाई जारी नहीं रह सकती। उसने बांस की छड़ी हे शियाओ यू को वापस फेंक दी। जब हान फेई चला गया तो सबने राहत की सांस ली। आखिरकार एक लेवल 6 एक्सपर्ट भी हार गया था। अब क्या किसी लेवल 7 को बुलाना पड़ेगा? ये बेकार लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? सब जानते थे कि टांग गे का स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 7 था, लेकिन हान फेई का तो सिर्फ लेवल 1 था। फिर भी इतनी तरक्की। प्लेग्राउंड पर वांग जिए ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तेरी तरक्की तो समझ में आती है, लेकिन तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी में इतना फर्क कैसे? हान फेई बोला, मास्टर, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तो शरीर में सर्कुलेट होती है। वांग जिए ने बिना कुछ कहे हान फेई के सिर पर थप्पड़ जड़ दिया। वह निरुत्तर था। यहाँ तक कि फांगजे, जो शहर से आया था, वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को शरीर में नहीं घुमा सकता था, और हान फेई कह रहा था कि वो कर सकता है। वांग जिए को हान फेई की स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी तेजी से अवशोषित करने की क्षमता पर शक था। उसने आज से पहले कभी किसी को इतनी स्पीड से ऊर्जा खींचते नहीं देखा था।
क्या ये कोई टैलेंट थी? लेकिन अगर ऐसा था तो हान फेई ने आज तक इसे कभी क्यों नहीं दिखाया? वांग जिए ने कहा, मुझ पर हमला करो। हान फेई हिचकिचाया, मास्टर, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने गुरु पर खर्च नहीं करना चाहता। वांग जिए ने सख्ती से कहा, तुम वही करोगे जो मैं कहूँ। ज्यादा बात मत बनाओ। हान फेई उदास होकर बोला, मास्टर, मेरे पास छड़ी नहीं है। मैंने हे शियाओयू की छड़ी उधार ली थी। वांग जिए ने कुछ सोचा और बोला, थोड़ा इंतजार करो। कुछ मिनट बाद वांग जिए लौटा और एक लोहे की छड़ी हान फेई की ओर उछाल दी। मारो मुझे। हान फेई जानता था कि अब वह बच नहीं सकता। उसने मजबूरी में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करते हुए पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वांग जिए ने अपनी फिशिंग रॉड से आसानी से सभी वार रोक लिए। हान फेई के वार, झटके और छेदक वार वांग जिए को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। हान फेई चौंक गया। अगर फिशिंग मास्टर इतनी ताकतवर है तो ग्रैंड फिशिंग मास्टर्स और हिडन फिशर्स कितने ताकतवर होंगे? कुछ देर सोचने के बाद वांग जिए बोला, तुम्हारा शरीर एक लेवल 6 फिशर जितना मजबूत है। क्या ये कोई जन्मजात टैलेंट है? पर तुरंत ही उसने सिर हिला दिया। आखिरकार हान फेई की स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1 हाई क्वालिटी थी। ऐसी टैलेंट बहुत उपयोगी नहीं होती और ये अभी तय होना बाकी था कि ये सच में हान फेई की टैलेंट है भी या नहीं। वांग जिए बोला, तुम अपने क्लासमेट से झगड़ा करना बंद कर दो। चूंकि तुम लड़ाई में अच्छे हो तो जनरल फिशरी में ज्यादा समय बिताओ। कोशिश करो कि तुम्हारा हुक 5 मीटर से गहरा जाए, लेकिन 8 मीटर से ज्यादा नहीं। हान फेई ने पूछा, मास्टर, क्या मुझे अब बैटल टेक्निक सीखनी नहीं चाहिए? वांग जिए हंस पड़ा। बैटल टेक्निक? जब तक तुम स्वीपिंग स्टिक को अच्छे से नहीं सीख लेते तब तक दूसरी तकनीक सीखने का कोई फायदा नहीं। जब तुम्हारी आत्मा जागे या तुम लेवल 7 पर पहुँचो तब आना। हान फेई ने फिलहाल बैटल टेक्निक सीखने का इरादा छोड़ दिया। इतने सारे ड्यूअल के बाद उसे समझ आ गया था कि सब लोग छड़ी की कला ही सीखते हैं। वैसे भी छड़ी की कला अपने आप में एक क्रूर युद्ध कला थी। हान फेई इससे संतुष्ट था। टांगे वापस नहीं आया। जब से फांग जे उसे ले गया था उसने कोई संदेश नहीं भेजा। लगभग 40 कटोरियों की स्वॉलोड स्पिरिट सूप पीने के बाद हान फेई आत्मिक ऊर्जा से फटने के कगार पर था। लेकिन ये बस एक भ्रम था। डेमन प्योरिफिकेशन पॉट में डेटा तेजी से बढ़ चुका था। मालिक हान फेई, लेवल 4 इंटरमीडिएट फिशर, स्पिरिचुअल एनर्जी 1488 139, स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1 हाई क्वालिटी अपग्रेडेबल, मुख्य कला वॉय फिशिंग अध्याय 1 हुक किस मॉर्टल लेवल डिवाइन क्वालिटी। हान फेई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा देखकर उत्साहित था। वह एक और बेहतरीन तकनीक समझना चाहता था, लेकिन उसका लेवल अभी बहुत कम था। सुबह हान फेई अपनी फिशिंग रॉड लेकर पोर्ट की ओर रवाना हुआ। पोर्ट हमेशा की तरह जीवंत था। पोर्ट तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते थे और सभी पर लोगों की भारी भीड़ थी। साथ ही ऐसे ही 5 और पोर्ट थे जो उतने ही व्यस्त थे। वह एक ऐसे स्टॉल के पास से गुजरा जहां सुगंधित घोंघे बिक रहे थे। सरप्राइजिंगली वहां काफी भीड़ थी। हान फेई ने आश्चर्य से देखा। उसे नहीं पता था कि यहाँ इतने अमीर लोग भी हैं। सुगंधित घोंघे समुद्र की गहराई में रहने वाले घोंघे थे। कुछ मछलियाँ इन्हें खाती थीं और ज्यादातर मछुआरे इन्हें पकड़ कर लाते थे। कुछ साहसी मछुआरे तो खुद समुद्र की गहराई में जाकर इन्हें निकालते थे। हालांकि समुद्र का तल खतरों से भरा होता है, जैसे स्नेक बेल्ट्स और जहरीले समुद्री सांप। लेकिन लाभ ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आज हान फेई को कोई जल्दी नहीं थी, तो वह कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने महसूस किया कि यहाँ ज्यादातर खाना स्टीम या बॉयल किया जाता है, बिना मसालों के। क्या अगर वह यहाँ एक बारबेक्यू दुकान खोल दे तो चल पड़ेगा? इससे पहले कि वह इस आइडिया पर और सोच पाता,
मेन रोड की दूर दिशा में भीड़ अचानक शोर मचाने लगी। दर्जनों लोग एक अधेड़ उम्र के आदमी को केंद्र में लिए हान फेई की ओर आ रहे थे। जब वे पास आए तो हान फेई ने देखा उस आदमी के कंधे पर एक जायंट मीट टॉर्टोइस था। उसने एक नजर डाली और डेटा प्रकट हुआ। नाम जायंट मीट टॉर्टोइस, लेवल 9, क्वालिटी रेगुलर, स्पिरिचुअल एनर्जी 188 पॉइंट्स, प्रभाव स्वास्थ्य में वृद्धि, नसों को चौड़ा करता है, कलेक्टेबल घटिया खोल, अब्सॉर्बेबल। हान फेई चौंक गया। ये अब तक का सबसे उच्च लेवल का जीव था जिसे उसने देखा था। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा विशाल थी। कई लोगों ने जोर से सांस खींची। कोई चिल्लाया, हे भगवान, एक जायंट मीट टॉर्टोइस, तुम्हें ये कैसे मिला? एक आदमी उस अधेड़ के पास गया और बोला, भाई 5 में क्वालिटी पर्ल एक उचित दाम है, क्यों ना तुम मुझे बेच दो। मध्यवय आदमी ने जिद से सिर हिलाया। ये टॉर्टोइस मेरे बेटे की कल्टीवेशन के लिए है, मैं नहीं बेचूंगा। उसके पास खड़ा व्यापारी बोला, भाई तुम्हारे बेटे का लेवल क्या है? क्या उसे कोई हथियार या बैटल टेक्निक चाहिए? हम ट्रेड कर सकते हैं। उसी समय भीड़ 2 भागों में बंट गई। एक सफेद कपड़े पहना सुंदर युवक अपने नौकरों के झुंड के साथ आया। उसे देखकर कोई तुरंत चिल्लाया, वांग परिवार, 5 फिशिंग मास्टर्स का परिवार। कोई फुसफुसाया, सुना है कि वांग परिवार का मुखिया अब एक ग्रैंड फिशिंग मास्टर है। ये जायंट मीट टॉर्टोइस तो अब वांग परिवार का ही होगा। युवक ने उस अधेड़ से मुस्कुरा कर कहा, अंकल, क्यों ना आप ये टॉर्टोइस मुझे बेच दें। मैं 8 मिड क्वालिटी पर्ल और एक बॉटल फिश हेड बॉडी पॉलिशिंग फ्लूइड दूंगा। अधेड़ व्यक्ति इस ऑफर से हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, दूसरी दिशा से एक और झुंड आया। हान फेई के पास खड़े डीलर तेजी से रास्ता साफ करने लगे। लीहू आ रहा है, टाइगर्स का युवराज, हटो रास्ते से। टाइगर्स हेवनली वाटर विलेज का एक कुख्यात गैंग था। उसके लीडर के पास एक दुर्लभ स्पिरिचुअल बीस्ट था जो लेवल 1 फिशरी में उसकी रक्षा करता था। समुद्र में ग्रैंड फिशिंग मास्टर्स तक उसे सम्मान देते थे। लीहू ने वांग परिवार के उस युवक को घूरते हुए कहा, वांग बयू, क्या वांग परिवार टाइगर्स के इलाके में दखल दे रहा है? वांग बयू ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या टाइगर्स को पोर्ट में निष्पक्ष सौदों को बाधित करने का अधिकार है? या टाइगर्स सोचते हैं कि हेवनली वाटर विलेज में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं? लीहू ने कहा, उससे पूछ लो क्या वो तुम्हें बेचने की हिम्मत रखता है। अधेड़ आदमी ने तुरंत विचार बदल लिया। वह टाइगर्स को नाराज नहीं कर सकता था। वांग बयू ने कहा, तो तुम क्यों नहीं इसे खरीद लेते? फिर मैं तुमसे छीन लूंगा। इससे मेरा पैसा बच जाएगा। वह जितना शांत दिख रहा था, उसका बयान उतना ही निर्दयी था। लीहू हंस पड़ा, छीन कर दिखाओ। अधेड़ व्यक्ति बड़ी मुश्किल में था। वह इन दोनों लड़कों को आसानी से हरा सकता था, पर उनके पारिवारिक प्रभाव के कारण उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। टॉर्टोइस को बराबर बांट लो। इसी बीच किसी ने अचानक यह सुझाव दिया। तुरंत ही सभी की निगाहें उस आवाज की दिशा में घूम गईं। हान फेई ने तो बस मासूमियत से कहा था। उसे क्या पता था कि वो तो बस एक टॉर्टस है और जो अंकल इतनी मेहनत से लाए हैं उनका आदर करना चाहिए। लेकिन लीहू की आंखों में ठंडापन आ गया। उसके बोलने से पहले ही उसके एक आदमी ने डांट दिया, ए लड़के, तुझसे बात करने को किसने कहा? हान फेई को समझ ही नहीं आया। क्या मतलब? अब मैं बोल भी नहीं सकता। तभी वांग बयू हल्का मुस्कुराया। क्या अब टाइगर्स ने सबका बोलना भी बंद करवा दिया है? अगर किसी ने इसे छुआ तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। लीहू ने तिरस्कार से कहा, इसकी बात कुछ बुरी नहीं है, खोल मैं रख लूंगा, गोश्त तुम ले लेना। वांग बायू ने शालीनता से जवाब दिया, क्या सोच रहे हो? तुम खोल का क्या कर लोगे? पूरे हेवनली वाटर विलेज में सिर्फ वांग फैमिली के पास ही आर्मरिस्ट है। अगर दूसरा कहीं दिखा दो तो खोल तुम्हारा। लीहू अब बहस में रुचि नहीं रखता था। उसने नाक सिकोड़ी और कहा, मारो इनको। जो भी टाइगर्स के इलाके में है
वो टाइगर्स का है। ली हू के पीछे खड़े दो लोग चमकते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आगे बढ़े। उनका लेवल कम से कम लेवल 6 फिशरमैन का था। दोनों जैसे ही तीर की तरह आगे बढ़े, अचानक दो तलवारें स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरी हुई सीधी उनकी ओर आ गईं। हान फेई तुरंत पीछे हटा। उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो कोई शक्ति उसे फाड़ सकती थी। शुआ, एक ठंडी चमक के साथ तलवारें जमीन में धंस गईं और उनके साथ दो हाथ भी गिरे। आर्मरिस्ट। ली हू सन्न रह गया। उसने भीड़ की ओर देखा तो एक ताकतवर मझोले उम्र का आदमी एक बड़ा बॉक्स लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। थर्ड यंग मास्टर। वो आदमी वांग बयू के पास आया और आदर से झुका, फिर एक और खड़ा हो गया। ली हू ने कहा, अच्छा, अब वांग फैमिली टाइगर से युद्ध करेगी क्या? लेकिन वांग बयू कुछ कहता उससे पहले ही वो आदमी बोला, टाइगर से युद्ध? अपने बाप को भेज, फिर वो बात करें। सारा हंगामा जितनी तेजी से शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। वांग बयू मुस्कराया और बोला, अच्छा ली हू, गोश्त तेरे घर भिजवा दूंगा। सारे दर्शक डर के मारे खामोश थे। जो आदमी उस जाइंट मीट टॉर्टस को लाया था वो बहस नहीं कर सका। किसी और ने उससे टॉर्टस लिया और उसे इनाम दे दिया। ली हू नाक सिकोड़ता हुआ लौट गया। हान फेई अब भी सदमे में खड़ा था। एक झपक में दो हाथ गिर गए थे। सोचो अगर तलवारें सिर पर लगती तो। हान फेई ने उस बॉक्स वाले आदमी की ओर देखा। आर्मरिस्ट। ये क्या होता है? उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने सोचा कि जब वो फिशिंग मास्टर बनेगा तब समझ आएगा। अभी तो सब्र करना ही ठीक है। सड़क पर फिर से शोरगुल शुरू हो गया, लेकिन हान फेई अब और नहीं रुकना चाहता था। इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य थे जिन्हें खोलने के लिए उसे फिशिंग मास्टर बनना ही होगा। डिपार्चर पोर्ट पर वही पुरानी रिसेप्शनिस्ट थी। हान फेई ने कहा, सिस्टर शियाओ चिन, बस मेरे लिए। शियाओ चिन हैरानी से बोली, सिर्फ तुम्हारे लिए? टैक्स भर सकोगे? हालांकि उसने शक जताया, लेकिन उसने उसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग अकेले के लिए नाव किराए पर लेते थे, इसलिए उसकी नाव जल्दी आ गई। उसने 8 लोगों की नाव ली, क्योंकि उसमें 8 फिश केबिन थे। अगर फिर से मछली की लहर आई तो मजा आ जाएगा। हान फेई नाव पर चढ़ा और जनरल फिशरी की ओर उड़ गया। कहा जाता है कि जनरल फिशरी की लंबाई और चौड़ाई 1000 किलोमीटर की है, लेकिन बहुत कम लोग 500 किलोमीटर से आगे जा पाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। बेस्ट फिशरमैन भी मुश्किल से 700 किलोमीटर तक पहुंच पाते हैं। हान फेई को इतनी दूर नहीं जाना था। वो सिर्फ 200 मीटर तक जाने की सोच रहा था। अगर ज्यादा दूर निकल गया तो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि नाव उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अबे, ये क्या मजाक है? हेवनली वाटर विलेज में टाइगर्स के मुख्यालय में। यंग मास्टर, गारंटी देता हूँ वो लौट के नहीं आएगा। ली हू बोला, ठीक है, समझ गया। हान फेई को नहीं पता था कि उसे फंसाया गया है। धड़ाम, एक विस्फोट हुआ। हान फेई ने देखा कि कंट्रोलर फट चुका था। उसकी आंखें बाहर आ गईं। खराब हो गया, ये तो मान सकते हैं, पर फट कैसे गया? अब नाव बिना रफ्तार के नीचे गिर रही थी। वो कांपते हुए गिरने लगी। अब तो मैं गया। हान फेई ने तेज हवाओं में नाव के किनारे को पकड़ा और जैसे ही नाव पानी से टकराने वाली थी, वो छलांग मारकर समुद्र में कूद गया। उसे डर लग रहा था, अगर कोई ब्लेड फिश या स्नेक बेल्ट मिल गया तो बस खत्म। पर खुशकिस्मती से आसपास कोई झुंड नहीं था। जो भी होते, शायद उसके अचानक कूदने से डर गए होंगे। पहली चीज जो उसने की, आंखें खोलकर नाव ढूंढना शुरू किया। नाव का गिरना धीमा था तो शायद टूटी नहीं होगी, लेकिन तभी उसने देखा एक विशालकाय हरा कछुआ उसकी ओर आ रहा था। ये सामान्य कछुओं से दुगुना था। बस 5 मीटर दूर था कि अचानक घूम गया और जैसे उसमें अब कोई रुचि नहीं बची। हान फेई ने चैन की सांस ली और ऊपर तैरने लगा। तभी उसे कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं, चाकू जैसी।
अब तो उसका दिल बैठ गया। ब्लेड फिश। वो हिला भी नहीं। सोच रहा था कि ये शायद उसे खाना न समझें। जैसा उसने सोचा था, ब्लेड फिश उसे घेर कर घूमी और चली गई। एक ने तो उसे कुछ समय घूरा भी, जैसे सोच रही हो कि ऐसा अजीब जीव पहले नहीं देखा। हान फेई ने कमर से चाकू निकाला। क्या पता हमला कर दे कोई हरकत नहीं हुई तो वो ऊपर तैरने लगा। पानी में उसकी मूवमेंट बहुत आसान थी और देखने की शक्ति भी बेहतरीन लग रही थी। क्या इस दुनिया में लोग जन्म से ही अच्छे तैराक होते हैं? लेकिन तभी उसने देखा एक सांप जैसी आकृति उसकी ओर तेजी से आ रही है। स्नेक बेल्ट। कछुए और ब्लेड फिश तो ठीक थे, लेकिन स्नेक बेल्ट अलग होता है। ये गर्म चीजों को पसंद करता है और हान फेई अभी तो सबसे गर्म चीज था। वो उसे भेदना चाहता था। हान फेई नीचे की ओर डाइव कर गया। अगर ऊपर जाता तो स्नेक बेल्ट सीधे वार कर देता। चाकू थामे हुए वो उसका सामना करने को तैयार हो गया। स्नेक बेल्ट गोल गोल घूम रहा था। उसके सिर पर लगी दांतें खुल रही थीं और बंद हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसे हान फेई में दिलचस्पी हो गई हो। हान फेई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ उसके पैरों के पास बाईं ओर से एक परछाई आ रही है। हान फेई का डर अब हकीकत बन चुका था। वह छाया जो उसके पैरों के पास से आई थी, उसी स्नेक बेल्ट की थी। डर के मारे उसे सांस रुकती महसूस हुई, लेकिन अब रुकने का कोई सवाल नहीं था। उसने बिना देर किए उसी दिशा में चाकू घुमा दिया। साथ ही अपनी मांसपेशियों को कस लिया और पूरे शरीर को स्पिरिचुअल एनर्जी से ढक लिया। उसे एक पल के लिए खुशी हुई कि उसने अपनी स्पिरिचुअल हेरिटेज को अभी तक अपग्रेड नहीं किया था, वरना इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी शायद बचती ही नहीं। आम लोग इस तरह की बात सोचते भी नहीं, क्योंकि शरीर को स्पिरिचुअल एनर्जी से ढकना सिर्फ लेवल 7 से ऊपर के उन्नत विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। हथियार को तेज करने में जहाँ 10 पॉइंट लगते हैं, वहीं पूरे शरीर को ढकने में कम से कम 30 पॉइंट चाहिए होते हैं। लेकिन जैसे ही हान फेई ने खुद को ढका, वो एकदम मछली की तरह हो गया। उसका शरीर अब पानी की धाराओं से प्रभावित नहीं हो रहा था और उसकी नजर और रिएक्शन टाइम भी पहले से कई गुना बेहतर हो गया था। हान फेई ने चाकू चलाया, लेकिन उसकी रफ्तार स्नेक बेल्ट जितनी नहीं थी। वो फुर्ती से आगे बढ़ा और हान फेई के सीने पर हमला कर दिया। तेजी से हान फेई ने अपने शरीर को घुमाया और एक और चाकू से वार किया, दूसरी ओर मुक्का मारा। स्नेक बेल्ट को चोट तो लगी, लेकिन गहरी नहीं। वो सिर्फ आधा मीटर दूर जाकर रुका और तुरंत फिर से हमला करने को तैयार हो गया। हान फेई ने खुद को कोसा, काश लोहे की रॉड साथ ले आता। अगर वो होती तो ये स्नेक बेल्ट अब तक ठिकाने लग चुका होता, पर अब तो बस ये चाकू ही था और वही अब उसकी रॉड बन गया था। पानी के अंदर चाकू चलाने की आवाज बड़ी अजीब सी थी। हान फेई ने चाकू में स्पिरिचुअल एनर्जी भर दी और पागलों की तरह घुमाने लगा। चोटें हल्की थीं, लेकिन स्नेक बेल्ट थोड़ा डरने लगा था। तभी अचानक हान फेई की कलाई में तेज दर्द हुआ। स्नेक बेल्ट ने कलाई पकड़ ली थी, क्योंकि वो सीधे हमले में हार नहीं सकता था। हान फेई को नहीं पता था कि ये मछली इतनी चालाक है। उसे चाकू से डर लग रहा था, इसलिए वो हान फेई की कलाई पकड़कर चाकू छीनना चाहता था। लेकिन तभी हान फेई की कलाई चमकने लगी। एक लौकी अचानक प्रकट हुआ और उसमें से रोशनी निकली। स्नेक बेल्ट जैसे डर से कांप गया और भागने लगा, पर हान फेई उसे कैसे जाने देता। उसने इस पर सैकड़ों पॉइंट की स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च की थी। तुरंत उसने स्नेक बेल्ट की पूंछ पकड़ ली, पर जैसे ही उसने महसूस किया कि पूंछ फिसल सकती है, उसने चाकू घुसा दिया। स्नेक बेल्ट चीखने लगा और हान फेई को नीचे खींचने लगा। हान फेई एकदम स्तब्ध हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ताकत से उसे घसीटेगा। जब तक वो पूंछ छोड़ने का सोच पाता, तब तक वो कई मीटर नीचे आ चुका था। पानी का दबाव महसूस होने लगा था। वो ऊपर लौटने का सोच ही रहा था कि उसकी नजर चारों ओर गई। कई स्नेक बेल्ट, हरे कछुए और मीट टॉर्टोइज उसे घेरने लगे थे।
कई और अजीब मछलियाँ भी थीं, जिनके नाम तक उसे नहीं पता थे। अब तो हिम्मत नहीं हुई कि पूंछ छोड़े, वो और नीचे जा रहा था। हैरानी की बात ये थी कि इतनी देर की लड़ाई और इतनी गहराई में आने के बाद भी उसे सांस की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका शरीर एकदम सामान्य लग रहा था और वो आराम से 20 मिनट और सांस रोक सकता था, पर हमेशा तो पानी में नहीं रह सकता। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने चाकू से स्नेक बेल्ट को 2 हिस्सों में काट डाला। खून की धार निकल पड़ी। उसे फुर्सत नहीं थी, तुरंत वहाँ से तैरकर दूर चला गया। कुछ मिनट बाद मछलियों का झुंड आया और स्नेक बेल्ट की हड्डी तक साफ कर दी। हान फेई ने देखा कि पास में कोरल्स थे। वो उनकी ओर बढ़ा। डर लग रहा था, अगर ये मछलियाँ उसे काटने लगती तो चाहे वो फिशिंग मास्टर भी होता, हड्डी बन जाता। लेकिन जैसे ही उसने समुद्र की गहराई को पूरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे पूरा इलाका लाल रंग के कोरल से भरा था, जो हजारों मीटर तक फैले थे। हर जगह तरह तरह के शेल, क्लैम्स, मसल्स और विशाल केकड़े थे। क्लैम्स बार बार खुल और बंद हो रहे थे। विशाल मसल सो रहे थे। आधे मीटर लंबे हरे केकड़े हान फेई को देख रहे थे और अपने पंजे दिखा रहे थे। सी एनीमोन अपनी लहराती टेंटिकल्स के साथ इधर उधर हिल रहे थे। अचानक हान फेई की आंखों के सामने डेटा आने लगा। नाम ब्लडी एनीमोन, लेवल 10, क्वालिटी सामान्य, स्पिरिचुअल एनर्जी 1888 पॉइंट, प्रभाव खाने योग्य नहीं, औषधीय प्रयोग, कलेक्टेबल पॉइजन्स हटाने वाला, अब्जॉर्बेबल। नाम रूलर कोरल, लेवल 10, क्वालिटी सामान्य, स्पिरिचुअल एनर्जी 100 पॉइंट, प्रभाव खाने योग्य नहीं, हथियार निर्माण में उपयोगी, कलेक्टेबल कोरल हार्ट, अब्जॉर्बेबल। इतना सारा डेटा देखकर हान फेई चौंक गया। इतने सारे जीव थे कि वो देख तक नहीं पा रहा था कि क्या क्या है। तभी उसकी नजर एक रंग बिरंगी मछली पर पड़ी, जिसे एक सी एनीमोन ने पकड़ लिया। उसके शरीर में अनगिनत ट्यूब घुसा दिए और कुछ ही पलों में वो हड्डी बन गई। हान फेई डर के मारे उससे दूर चला गया। उसने मुड़कर देखा तो एक बेसिन के आकार का स्टारफिश घूमता हुआ मिट्टी में घुस गया। उसने एक विशाल क्लैम देखा जिसकी मुंह पूरी तरह खुली हुई थी। अंदर एक चमकता मोती था। हान फेई समझ गया ये कोई सामान्य मोती नहीं था, क्योंकि वो चमक रहा था। ओह, क्या ये हाई क्वालिटी पर्ल हो सकता है? उसने ध्यान से देखा। नाम घोस्ट ब्लेड क्लैम, लेवल 10, क्वालिटी सामान्य, स्पिरिचुअल एनर्जी 192 पॉइंट, प्रभाव स्वादिष्ट और शरीर को ताकतवर बनाता है, कलेक्टिव घोस्ट पर्ल, जिसे खाने से नसें और शिराएं मजबूत होती हैं, अब्जॉर्बेबल। वाओ, ये तो असली खजाना है। हान फेई जानता था नसों और शिराओं को मजबूत करने वाली चीज बहुत कीमती होती है। आम लोग इसे जिंदगी भर नहीं खरीद पाते। अब उसने देखा समुद्र की गहराई उतनी खतरनाक नहीं लग रही थी। बड़ी मछलियाँ उसे दुश्मन नहीं मान रही थीं। कुछ छोटी मछलियाँ तो उसके पास ही तैर रही थीं। वो मोती लेने को तैयार हो गया। तभी एक बड़ी काली मछली तेजी से आई, जैसे मोती के लिए उससे मुकाबला करने आ रही हो। हान फेई को गुस्सा आया, इतनी मेहनत से नीचे आया हूँ और तू मुझसे टक्कर ले रहा है। लेकिन ये गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहा। क्लैम के किनारे पर अचानक सैकड़ों नुकीले दांत निकल आए और उस काली मछली को 2 हिस्सों में काट दिया। हान फेई पसीना तो नहीं बहा सकता था, लेकिन उसका सिर घूम गया। ये जाल है क्या? कौन सा क्लैम दांतों वाला होता है? उसने अब छोटे क्लैम्स और बड़े क्लैम को देखा और मोती लेने का विचार छोड़ दिया। नाम सही रखा है, घोस्ट ब्लेड क्लैम। यहाँ के जीव बहुत अजीब थे। कुछ जीव तो कीलों जैसे लगते थे और स्प्रिंग की तरह कूदते हुए पास आ रहे थे। हान फेई समझ गया ये नेल कॉन्चेस है, जो हमला होने पर कीलों से छेद कर सकते हैं। मछुआरों को इन्हें पकड़ते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अब हान फेई मछली की तरह तैर रहा था। उसे मूंगों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमला नहीं करते। वो मूंगों को ढाल की तरह भी इस्तेमाल कर सकता था। बस उसे उन कोनों से बचना था जहाँ कुछ दिखता नहीं था। पता नहीं वहाँ क्या छुपा हो।
अब हान फे की बस एक ही तलाश थी, कोई रॉड या फिर रॉड जैसा कुछ। उसने सोचा कि क्यों न मूंगे से ही कुछ काट कर बना ले, पर जब उसने कोशिश की तो स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के बाद भी वो बस छोटा सा टुकड़ा काट पाया, इतना मजबूत। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फिर कोशिश की और एक लंबा मूंगा काट लिया। अगर इससे रॉड बन जाए तो ये लोहे की रॉड से भी बेहतर होगी, भले ही बांस की रॉड जैसी न हो। कुछ देर बाद वो मूंगों के बीच तैर रहा था और हाथ में मूंगे की बनी रॉड थी। अब बस सोच रहा था कि सतह पर कैसे लौटे, क्योंकि सांस ज्यादा देर तक नहीं रोकी जा सकती। तभी उसकी नजर पड़ी एक गहरा लाल पेड़ जैसा कुछ, जो मूंगे जैसा दिख रहा था, पर असल में वो मूंगा नहीं लग रहा था। उसकी सतह एकदम चिकनी थी। और फिर उसने उस पर एक फल देखा। मूंगे की रॉड हाथ में थी, लेकिन हान फे की निगाहें अब कहीं और टिक चुकी थी, उस रहस्यमय लाल पेड़ पर। पेड़ नहीं, कोई प्राचीन जीवन या कोई गार्डियन। उसकी सतह पर चमकता वो खल, जैसे किसी भूखे शिकारी की आंखें हो। क्या वो शक्ति थी या विनाश? हान फेई ने गहरी सांस ली, लेकिन अब हवा की नहीं, साहस की, क्योंकि नीचे समुद्र की गहराई में असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर तुम हान फेई होते तो क्या वो खल उठाते? बेल बजाओ ताकि अगली कहानी छूट न जाए, क्योंकि भाई समंदर अब करवट ले रहा है।